एक सवाल एक जवाब के स्टूडियो में आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं। हम प्रशांत टंडन जी का स्वागत करते हैं और आपका भी इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने प्रशांत टंडन जी से इस विषय पर बातचीत की थी कि आज देश को कैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, वो क्या विषय हैं जिनको हमें संजीदगी और बड़ी मतलब जिस पर चिंता हो रही है पूरे देश के बुद्धिजीवियों को, उस पर हमने बात की। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप उस एपिसोड को ज़रूर देखें, इसलिए कि आज के इस एपिसोड का ताल्लुक़ पिछले एपिसोड से भी रहेगा। अगर आप पिछला एपिसोड देख लें तो ये बात समझने और आसानी होगी। इसी तरह हम प्रशांत टंडन जी से और 2-3 एपिसोड करेंगे। हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी देखें और सच्चाई को आम करना आज देश के हित में है। आप इस प्रोग्राम को आम करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम प्रशांत टंडन जी से इस विषय पर बात करेंगे कि देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति है, क्योंकि देश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस से चलता है। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं तो फिर देश में डेमोक्रेसी बाकी नहीं रहेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र की जगह कोई और सिस्टम आ जाएगा। क्या ऐसा हमारे देश में हो रहा है? हम इसकी आशा नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रशांत जी से जानना चाहेंगे कि हमारे इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की क्या परिस्थिति है। प्रशांत जी। तनवीर साहब, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था और संविधान सभा की जब वो अडॉप्ट हो रहा था संविधान सभा में, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जी, उनकी स्पीच है और उस स्पीच में बड़ा एक अहम पॉइंट वो रखते हैं जी, और वो कहते हैं कि ये संविधान बहुत बुरा साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। अच्छा, आज हम डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं मतलब सच साबित होता देख रहे हैं, सच साबित होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, कि आप देखिए कि अदालतें कैसे काम कर रही हैं, तो बड़े बड़े केसेस पेंडिंग हैं जी, किस तरह से जमानतें रद्द हो रही हैं, किस तरह जमानतें मिल रही हैं। इन सब पे सवाल उठने चाहिए और उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर से सवाल उठने चाहिए। सीजीआई ने तो उठाए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जी। शनिवार इतवार को सेमिनार में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे जज साहिबान बात रखते हैं, अपनी बेंच में भी अगर ये बातें आए बेहतर तो बहुत अच्छा होगा। सही, और वो होता हुआ नहीं दिख रहा। दूसरा इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट जी। पार्लियामेंट में भी आप देखिए कि किस तरीके से, एक तो पार्लियामेंट की नंबर ऑफ सिटिंग लगातार कम हो रही है जी, हर दशक में कम हो रही है। उसके बाद पार्लियामेंट में किस तरीके से बिल पास हो रहे हैं। सही, अभी हमने देखा कि पिछले साल का मिसाल है कि कृषि बिल, 3 कृषि कानून बन गए किसानों से बिना पूछे। सीए आ गया जो कि संविधान के मूल प्रिंसिपल्स के ही मुखालिफ है, उनके विरुद्ध है। भारत का संविधान धर्म के, जाति के किसी भी आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता जी। वो कानून पास हो गया पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी आजकल हियरिंग चल रही है 124A के बारे में, सही, जो सेडिशन का लॉ है। दुनिया के तमाम देशों में
इस तरीके के कानून अब नहीं बचे हैं। ये वही कानून है जिसमें महात्मा गांधी जेल गए। सही। तो ये कानून इस तरीके के, तो ये जो प्रोसेस है रिफॉर्म्स का, कानून बनाने का और रिफॉर्म्स, कानून बनाने का, कानून कैसे बनाए जाए, कानून बने तो स्टेक होल्डर से बात हो जी, लोगों की राय हो। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि हर 5 साल में इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शन कोई वो ब्लैंक चेक है अगले 5 साल तक निरंकुश सत्ता चलाने का। डेमोक्रेसी का ये मतलब कतई नहीं है। तो जिस तरीके के कानून पास हो रहे हैं, दूसरे की पुलिस का रवैया आप देखिए, सेंट्रल एजेंसीज का रवैया देखिए आप। तो अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके यहाँ इनकम टैक्स भेज देना, जो पत्रकार आपके पक्ष का ना लिखे उसको हवाई अड्डे से रुकवा लेना, एजेंसी को इन्वॉल्व करके। राजनीतिक विरोधी, अब ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं रहा, अब जिसके पास भी पुलिस है जी वो ये कर रहा। प्रदेशों में भी ऐसे ही हो रहा है। पंजाब पुलिस दिल्ली आके गिरफ्तार कर रहा है। सही है। और आसाम की पुलिस जो है वो गुजरात जा रही है। तो ये जो फेडरलिज्म है, जो भारत के संविधान की पहला अनुच्छेद है, जहां से शुरुआत होती है भारत के संविधान की, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सही। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बाउंड्रीज है ना जी। ये कहां से हो जाएगा कि एक राज्य की पुलिस अगर आके दूसरे राज्य में गिरफ्तार कर रही है, दूसरे राज्य की पुलिस उसी गिरफ्तारी को किडनैपिंग बता के अपने यहाँ कर रही है, बीच में एक राज्य पड़ रहा है जो उसको वहां की पुलिस को उठा के बैठा दे रहा है। तो ये सर्कस हो गया। सही। इसको आप कैसे कहेंगे कि ये संविधान के हिसाब से सरकारें चल रही है? तो ये अगर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी तो ये बिल्कुल एनार्की हो जाएगी। दूसरा आप देखिए कि जिसकी चर्चा मैंने की कि फेडरलिज्म, वो फेडरलिज्म चाहे वो टैक्स के बंटवारे हो, चाहे वो राजनीतिक और आर्थिक फैसलों के मामले हो, वो सारी जो फेडरलिज्म के सिद्धांत हैं जी, उनको रोज हवा में उड़ाया जाता है। और उसका आज हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कल आप देखिएगा कुछ वर्षों के बाद उस पर एक प्रतिक्रिया आएगी जी। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं। कुछ दशक, 2 दशक 3 दशक पहले ऐसे ही सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था। सही। रोज सरकारें गिराई जा रही थी आर्टिकल 356 पे जी। अपने पॉलिटिकल अपॉइंटी गवर्नर रखे थे कांग्रेस की सरकारों ने, और दिल्ली से मुख्यमंत्री अपॉइंट होते थे और गिराए जाते थे मुख्यमंत्री। बोम्बई केस का जजमेंट आया, SR बोम्बई का तो मशहूर जजमेंट है। हाँ, उसका रिएक्शन कैसे दिया स्टेट्स ने? सही। खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों ने। क्या अब आप देखिए कि अधिकांश गैर हिंदी भाषी राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारें नहीं है। सही। सबने अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बना ली जी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्रा हो। सही। और अब वही पार्टियां कुछ राज्यों में तो सत्ता में वही है, विपक्ष में भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सही। तो राष्ट्रीय पार्टियों का जो आधार है वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से श्रिंक हो रहा है। ये जो लोगों ने रिएक्शन किया या पनिश किया, अच्छा, आज अब दोबारा उसको अगर आप करेंगे तो ये फिर राज्यों की जनता कोई ना कोई सलूशन निकालेगी इसका। सही। पहले आप दिल्ली से मुख्यमंत्री कर रहे थे, उन्होंने सलूशन निकाला तो उन्होंने कहा हमारी अपनी पार्टी हो जाएगी, अब दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो तमाम सारे जो पेचीदगियां हैं, ये कैसे सॉल्व होंगी, ये कैसे वापस देश जो है पटरी पे आएगा? वो तभी आएगा जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे, पार्लियामेंट अपना काम करेगी,
दूसरे की तनवीर जी, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं जी। मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि समाज तमाम सारे उथल पुथल से होकर गुजर रहा है। सही। हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। सही। और उस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहने के लिए, और सोशल मीडिया की ताकत है, डिजिटल मीडिया की ताकत है, तो आज कुछ होता है तो अमेरिका में खबर हो जाती है, अमेरिका में कुछ होता है तो यहाँ खबर 2 मिनट में। सही। तो ऐसे वक्त में डेमोक्रेसी को अपग्रेड करना, जी, अपडेट करना, ये भी तो इन्हीं इंस्टीट्यूशन का काम है। हम एक छोटा सा मोबाइल फोन भी लेते हैं, आप देखिए कि वो 6 महीने में वो मोबाइल फोन भी अपडेट मांगता है, अपडेट हो जाता है। सही है। कंप्यूटर भी 1 साल या 1.5 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। सही। जिस कैमरे के मार्फत हम बात कर रहे हैं, हो सकता है साल भर बाद ये कैमरा जो है ना रहे। तो जिस सिस्टम से इतने बड़े मुल्क का निजाम चलता है, उसका भी तो सिस्टम अपग्रेड होगा। वो सिस्टम अपग्रेड करने का काम ये इंस्टीट्यूशंस ही करेंगे। सही। अभी हमारे मुल्क को बात करनी चाहिए थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। अभी हमारे मुल्क को बात करनी चाहिए जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स की। सही। राइट टू प्राइवेसी की, डेटा प्राइवेसी की। कैसे अपने आप को, अपने नागरिकों को हम जो विदेशी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, उनसे कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें। दुनिया की दूसरी सरकारें कर रही हैं जी। आप यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट कमीशन की तमाम सारी रूलिंग्स देखिए, जो उन्होंने गूगल या फेसबुक पे की है। उन्होंने सर्वर्स को डीलिंग किया, अच्छा, यूरोप से और अमेरिका के सर्वर को। तो वो अपने नागरिकों के डिजिटल प्राइवेसी और राइट्स की सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, हम कब करेंगे? हमारे पास अभी बड़े दूसरे तरीके के इश्यूज है, मेडिवल इश्यूज हम ले आए कि कौन सी सड़क का नाम बदलना है, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने हैं, और नफरत और सांप्रदायिकता, ये वो सारे इश्यूज हैं जो बाकी दुनिया में कुछ 100 साल पहले हो चुके हैं और उसका खामियाजा भी लोगों ने भुगता है जी। वहाँ के मुल्कों ने भुगता, वहाँ के समाजों ने भुगता। हम वो उठा लाए, उससे सबक नहीं लिया, वो कूड़ा कचरा हम उठा लाए। सही है। और जो हमको सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए, अच्छा, 21st सेंचुरी के समाज को जेल करने वाला एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। वो सिस्टम हम नहीं क्रिएट कर पा रहे जी। दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखिए तो एक फ्लाईओवर बनना होता है तो रायशुमारी होती है। सही है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कानून कैसे बनते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है बाकी दुनिया के मुल्कों में, जो एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उसमें माइक्रो लेवल पे जा रही है जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश को चलाने वालों के ये एस्पिरेशन है और ये उनके सामने प्लान है कि हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, उसका रिवाइवल हो, उसको दोबारा लाया जाए। और आप कहते हैं कि 21st सेंचुरी से जेल हो, तो सही चीज़ कौन सी है? नहीं, रिवायतें और हिस्ट्री, किसी भी मुल्क को अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए। सही है। रिवायतें भी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन वो कौन सी रिवायतें, किसकी बात हो रही है? आप देखिए ना कि जब अमीर खुसरो सैकड़ों साल पहले लिख रहा है कि भैले आमना के ललना 12 घी के दिए, तो ये जो कल्चरल सिंथेसिस है हिंदू मुसलमानों के बीच में, ये कल्चरल सिंथेसिस तो सैकड़ों साल पुरानी है जी। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में आपको इस कल्चरल सिंथेसिस की कहानियां मिलेंगी।
किसके घर से ताजिए उठते हैं, किसके कौन जो है, कौन सी दरगाह पे आप जाते हैं लोग। तो ये जो है, ये इसकी तमाम सारी रिवायतें। मैं आपको एक और मिसाल आपको बताता हूँ। अभी हनुमान चालीसा की बहुत बात हो रही है आजकल। मस्जिदों के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा को एक तरीके का नफरत का इतना खूबसूरत काव्य है, हनुमान जी की महिमा में लिखा हुआ, अच्छा, उसको जो है एक नफरत का औजार बना दिया गया। एक अच्छे त्योहार को आपने खराब कर दिया। कभी ऐसी परंपरा नहीं रही। आप इसको परंपरा कह रहे हैं। आप देखिए कि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखी जी, तो यहाँ किसका शासन था? अकबर का शासन था जी। वो 80-82 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने जब लिखी गई। और उसको लिखने में भी विरोध हुआ बहुत। वो एक अलग कहानी है कि किसने विरोध किया, और उन्होंने गुस्से में विनय पत्रिका में ये भी लिखा कि मांग के खाओ वो मस्जिद में सोऊं, मांग के खाऊंगा वो मस्जिद में सोऊंगा। अच्छा, ये लिखा है जी। तो उस समाज को ये जो इतनी सैकड़ों साल की रिवायतें हैं, उसको आप कैसे, आप एक नया कुछ आप गढ़ रहे हैं। भारत में कभी भी नफरत का आधार नहीं रहा। अच्छा, नफरत का कल्चर ही नहीं रहा है, कभी कल्चर नहीं रहा। ये तो आज के भारत में हम देख रहे हैं कि अलग अलग मोहल्ले बन गए। प्रशांत जी, इस पर हम एक फुल फ्लेज्ड एपिसोड करेंगे। आप बता रहे थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, इस पर कुछ और आप प्रकाश डालें, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, जैसे मैं कह रहा था कि आपको अपग्रेड करते रहना है जी, और कुछ बहुत जरूरी काम जो फौरन होने चाहिए। अच्छा, देखिए दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसीज में ये चीजें आ गई हैं। अच्छा, आपको अपने जो एग्जीक्यूटिव फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, इनको कैसे पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाना है। अच्छा, पार्लियामेंट को कैसे और ताकतवर करना है। जी 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 जी। आप देखिए कि जजेस के अपॉइंटमेंट जो हैं अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तब अपॉइंट होता है कोई जज। सही है। हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है कि वो अपने आप को खुद ही अपॉइंट करती है। लेकिन एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि दुनिया की सारी जो डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन हमको तुलना जमहूरी मुल्कों से करनी चाहिए। अच्छा, हमको तुलना अपने से अच्छों से करनी चाहिए। अच्छा, जो हमसे आगे हो, ना कि अपने पड़ोसी मुल्कों से, ना कि जो हमसे पीछे हो। पीछे हो। अच्छा, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री डेनमार्क गए हुए जी। डेनमार्क का, और जब वो डेनमार्क गए हुए थे तभी जो है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ गया। सही है। डेनमार्क का दूसरा स्थान है। वाह साहब। और भारत 142 से 150 पे फिसल गया, नीचे आ गया। और अगर आप देखेंगे कि 150 में जो हमारा आस पड़ोस है जी, तो उसमें एक भी आपको डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं दिखाई देगा। सही है, सारे ऑटोक्रेटिक है। तो हमको डेमोक्रेटिक मुल्कों की से सबक सीखना है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने सिस्टम को ठीक किया, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे बेहतर करें। एक मिसाल आपको देता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जी, सरकारें चलाने में, राष्ट्रीय सुरक्षा में जी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। सही, ठीक है। वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, सबको दिखता नहीं, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही कहाँ है, सही, ये तय कानून से होना चाहिए। बिल्कुल सही। भारत अकेला राज्य है जहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज कानून के दायरे में नहीं है। ओह, अच्छा, इंटरेस्टिंग। आजाद, वो फिर किसको रिपोर्ट करती है? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी एजेंसीज हैं।
हाँ, सरकार के आदेश से बनी हुई एजेंसीज हैं। अच्छा। आखिरी देश ऑस्ट्रेलिया, आखिरी डेमोक्रेटिक ऑस्ट्रेलिया था करीब दशक पहले, उन्होंने भी कानून बना लिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगी। अच्छा। उनके काम की पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी। मैं देखता हूं एक अमेरिका का पार्लियामेंट्री चैनल है सी स्पैन जी। अब उसमें मैं देख रहा था कि ये साउथ चाइना सी में कुछ हो गया था, स्ट्रेटेजिक कुछ, और उन्होंने, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, सीनेट कमेटी ने CIA चीफ को बैठाया हुआ था। अच्छा। और वो उनको बुरी तरीके से, उनका आप समझिए कि मतलब अदालत लगी हुई थी और वो डिफेंसिव थे, और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। अच्छा। अभी ये कोविड के जमाने में भारत से जुड़ा हुआ एक घोटाला ब्राजील में हो गया जी, वैक्सीन का, सही वैक्सीन वाला, कोवैक्सीन का, जो कि इनवॉइस थर्ड पार्टी को रेज कर दिया गया, सिंगापुर बेस्ड कंपनी को। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इनवॉइस रेज हुआ था। सही। ब्राजील में इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। सही। मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया ब्राजील के कि वो जो इंक्वायरी हो रही है, सेनेट इंक्वायरी, अच्छा, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। पूरा देश देखता है। अच्छा। 5 घंटे 6 घंटे उसकी सुनवाई देश देखता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, हाँ, ये 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी है जो हमारे देश में आनी चाहिए। वो नहीं आ रही। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन हम कब करेंगे? हमारे पास वक्त कहाँ है? हम अभी इस पे लगे हुए हैं कि ये तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी हम आजान और हनुमान चालीसा में लगे हुए, बिल्कुल उसी में लगे हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे जो है वो किसी को पकड़ लिया, उठा लिया पुलिस ने। सही है। राजनीतिक प्रतिनिधि पुलिस भेजी और उठा लिया उनको जी। हम अभी इसी में लगे। प्रशांत जी ने बहुत दिलचस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों की तरफ इशारा किया। ये एक अजीब बात है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को भेजते हैं जिनका डेमोक्रेसी का इंडेक्स काफ़ी ऊंचा है। हम अपने बच्चों को कमाने के लिए, नौकरियों के लिए ऐसे कंट्रीज को भेजते हैं। क्या कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि उस तरह की डेमोक्रेसी, उस तरह का वातावरण हमारे कंट्री में भी आ जाए ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं? हमारे बच्चों को ही नहीं, दूसरे देशों से भी बच्चे यहाँ आए। और ऐसा भी कभी हमने सोचा है कि हमारे बच्चे जब ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कमाने के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम देश में ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल बनाएं कि यहाँ हमारे बच्चे अच्छा कमाएं, अच्छी नौकरी करें। लेकिन इसके लिए, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन उसी वक्त होगी जब हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे और एक आम नागरिक की हैसियत से हमारा जो योगदान है हम वो देंगे। और आपका एक योगदान ये भी होगा कि इस एपिसोड को आप आम करें, जनता को जागरूक करें और इसको फैलाएं। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही कीमती बातें प्रशांत जी से सुनेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।